आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 यानी कि केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब का एक जो भी आपको सिलेबस दिया हुआ है उसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर के कंटेंट्स हैं वो आपको क्या पढ़ना है पूरे साल। और साथ ही ये भी मैं बताऊंगा कि जो चैप्टर्स हैं हर चैप्टर की क्या इंटेंसिटी है, उसको किस डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, सब ठीक नहीं होने वाला। तो देखो, आपको जो पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि पहले क्लास जब आगे बढ़ता था 8 से 9th में गए, 9th से 10th में गए, तो जो भी तुम्हारी स्टडी होती थी वो एक पर्टिकुलर लेवल पर अपडेट होती थी कि 9th से 10th आ गए, ठीक है, थोड़ा सा अपडेट हुआ, थोड़ा सा वाइड हुआ कोर्स, ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग बढ़ी। लेकिन जब 10th से 11th में आते हो, 10th से 11th में आते हो तो चीज़ें बहुत बदल जाने वाली हैं। जो अपडेट है ना, अपडेट की जो इंटेंसिटी है, जो लेवल है, वो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आ जाएंगे, कुछ नई चीज़ें पढ़ोगे आप लोग। तो पूरे जो साल है यानी 11, 12 और जो भी आगे की स्टडी है उसमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपके बढ़ जाएंगे हर चैप्टर में। हर चैप्टर में आपके 3 से 4 कॉन्सेप्ट बढ़ जाएंगे। शायद आप लोग नाम भी उसका पहली बार सुनो, यानी कि जो 10 क्लास तक के 10 तक आपने नहीं सुना, अब आके शायद सुनोगे कि यार ये नई चीज़ें क्या हैं, ठीक है। उसी पर हम लोगों को पूरे साल स्टडी करनी है, ठीक है। तो एक तो मेन कॉन्सेप्ट आपका बढ़ जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये आपको मैथ में भी है, मतलब फिज़िक्स में तो लग ही रहा है। आज फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, फिज़िक्स में तो लग ही रहा है, लेकिन मैथ में एक अलग से स्टडी करने को मिलेगी, तभी तो उसको फिज़िक्स में अप्लाई करोगे कि इतना ये वास्ट है कि आपको मैथ में 11 और 12 में तो बहुत हैवी है, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर दूसरा इंटीग्रेशन। ये कोई मैं चैप्टर के नाम नहीं बता रहा हूँ, ये कोई चैप्टर के नाम नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ये सब में लगने वाला है, ठीक है। मैथ में चैप्टर ज़रूर हो सकता है, डिफरेंशिएशन अलग, इंटीग्रेशन अलग, लेकिन फिज़िक्स में कहीं पर भी लगेगा ये, कहीं पर भी, किसी में के न्यूमेरिकल में किसी पर भी आपको ये इसका इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। ये टूल्स, इसको एज ए टूल समझ सकते हो, ये टूल कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और क्लास 12th में जाओगे, अगर इसके मैथ के चैप्टर देखोगे ना, 40-50% सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही है, और 12th की मैथ में। 11 की मैथ में तो सिर्फ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन तो नहीं है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आपका बढ़ जाएगा वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर्स, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे मालूम है? अभी तक हमने बताया क्या था कि हमने ये फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, कोई बॉडी डिस्प्लेस हुई फोर्स के डायरेक्शन में, और आपने क्या, वर्क निकाल लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पर कहानी ऐसे नहीं होने वाली है। 10th तक में हम लोग कोई भी डायरेक्शन जो ले रहे थे वो 1D में ले रहे थे कि हाँ, एक तरफ ऐसे फोर्स लगाया या तो ऐसे लगाया। लेकिन 11, 12th में आकर 1D से काम नहीं चलेगा। अब मोशन इन प्लेन या फोर्स है या कोई भी क्वांटिटी है, चाहे वो वेलोसिटी है, ये 2 डायरेक्शन में हो जाएगी। वैसे 3 में भी है, 3D में भी है, लेकिन 90% आपको 2D में रहने वाला है। 2 डायरेक्शन से मतलब ये है कि जैसे कि आपने फोर्स लगाया तो कुछ फोर्स x में भी लगा और कुछ फोर्स y में भी लगा, कुछ इस तरीके से। अभी तक के हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगेगा तो वेलोसिटी अब आपको डायरेक्शन वाइज लगेगा। वेक्टर क्वांटिटी होंगी, वेलोसिटी मतलब कहाँ पर जा रहे हो तुम x में जा रहे हो या y में जा रहे हो, या फिर x और y दोनों में जा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो फोर्स हो, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वहाँ पे 2D 3D ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं अभी मैं बताऊँगा, सब में ये सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, सब में वेक्टर्स आपको लगने वाला है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स,
ये सब नए कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे। इन कॉन्सेप्ट से, इन टूल से ही पूरी फिजिक्स को सॉल्व करना है, पूरी फिजिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। इन टूल्स को सीखने के लिए ही आपको कम से कम 2 मंथ्स तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, फिर इंटीग्रेशन तो 11 में ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, और वेक्टर आपको भर के, यानी वेक्टर आपको सीखना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कोई क्वांटिटी जा रही है, कोई बॉडी है ना, ट्रैवल कर रही है, तो एक्स में है या वाई में या फिर दोनों में या फिर तीनों में है। ठीक है ना, तीनों डायरेक्शन में, 3D डायरेक्शन पे। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो आते हैं हम लोग अब क्लास 11 के फिजिक्स में सिलेबस में। इसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। वो इस तरीके से देखो, आप यूनिट 1 में तो इससे पहले तो एक बेसिक मैथ सीखोगे, एक और आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर दिया बेसिक मैथ, कि बेसिक मैथ आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर तो मतलब ठीक है, इजी है। ठीक है ना, इसमें बेसिकली थ्योरी बेस पर है। ये वाला पार्ट, इस यूनिट 1 में ये 2 पार्ट होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये वाला तो फिजिकल वर्ल्ड तो जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है, 1 या 2 नंबर का आएगा आपको। इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहाँ से इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि फिजिक्स में किस तरह हमें यूनिट इस्तेमाल करनी है, कैसे उसको मेजरमेंट लेना है, सीजीएस से एसआई में कैसे कन्वर्ट करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई चीज़ तुम्हारा फोर्स है वो न्यूटन में है, तो उसे डाइन में यानी कि सीजीएस में कैसे बदलना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। इसके साथ में एरर्स आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, और मतलब राउंड फिगर आएगा। तो ये भी चीज़ें हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो काइनेमेटिक्स मतलब समथिंग इन मोशन, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आ गया। यहाँ पर देखो वेक्टर, क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन है यानी 1D है ये, तो 1D में तो वेक्टर का यूज़ नहीं होगा, लेकिन हाँ जब मोशन इन प्लेन आएगा तो वेक्टर्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या हुआ? मोशन इन प्लेन का मतलब हुआ 2D, 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, 2 डायरेक्शन में हो रहा है। एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है। कुछ इस तरीके से आपने कोई बॉल फेंकी, ये देखो, तो ये कुछ ऊपर भी गई और कुछ हॉरिजॉन्टल भी गई, है कि नहीं? तो मोशन इन प्लेन। बाकी डिफरेंशिएशन तो टूल तो हर जगह इस्तेमाल होगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ से यानी मोशन इन प्लेन से तुम्हारा वेक्टर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन तक तुम्हें छूट मिल गई, चलो वेक्टर्स नहीं आया, लेकिन यहाँ मोशन प्लेन से वेक्टर लगना शुरू हो जाएगा। हर चीज़, हर जो डायमेंशन है, यूनिट्स है, डायमेंशन है, वो 2D में चलना शुरू हो जाएगी, 3D में चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो लॉज ऑफ मोशन। फिर लॉज ऑफ मोशन में तो आपका लॉज ऑफ मोशन एक ही पार्ट है। फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद मोशन ऑफ ए सिस्टम इन पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, फिर ग्रेविटेशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, देन गैसेस के बारे में है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर वेव्स है, SHM एंड वेव्स। ठीक है, ये इसके नीचे के चैप्टर्स हैं। तो अगर आप 1 बाय 1 चैप्टर को रीड करोगे ना, 11 की फिजिक्स की यही खासियत है कि हर चैप्टर का बैकग्राउंड अलग अलग है। हर चैप्टर का, जितने भी चैप्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं, सबका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड से मतलब है सबका फंडामेंटल, यानी वो कहाँ से चैप्टर आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग अलग है। 12th में आप देखोगे ना, 12th में 90% चैप्टर्स है ना, वो एक आपस में इंटरलिंक है 12th के फिजिक्स में। लेकिन 11 की फिजिक्स बहुत हैवी हो जाती है। क्यों हैवी हो जाती है? एक तो नए कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस होते हैं, 2-3 महीने आपको यही समझने में लग जाता है कि हो क्या रहा है, ये वेक्टर्स क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। 2-3 महीने, मतलब जो बड़े बड़े टॉपर है ना, मैं मतलब लेट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं अलर्ट कर रहा हूँ। देखो, बात को नेगेटिव मत लेना, मैं लेट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि जो आप आए हो 90+ वाले, शुरुआत के 1-2 एग्ज़ाम में अगर उनका रिदम वही रहता है जैसे 9th-10th में कर रहे थे, यानी हाँ चलो ठीक है इस तरह पढ़ाई कर लेंगे, फिर पहले 2 एग्ज़ाम में तो लुढ़क ही जाते हैं। देख लेना आप, जब होंगे ना एग्ज़ाम आप खुद देख लेना। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले दिन से ही
बहुत मजबूत पढ़ाई, क्योंकि 2-3 महीने तो आपको ये 11th का माहौल समझने में लग जाएगा। फिजिक्स और मैथ में खासकर माहौल समझने में लग जाएगा, एक इन्वायरमेंट लेने में आपको टाइम लगेगा। 2-3 महीने आपका माइंड उसी में लगा देगा कि यार ये हो क्या रहा है, नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, काफ़ी फॉर्मूलेज हैं और हैं चीज़ें। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये चैप्टर देखोगे ना, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर है। बाद में मोशन, चलो मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये अलग एक मोशन से रिलेटेड, स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड चैप्टर आ गया। फिर लॉज ऑफ मोशन एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया। इसका फंडामेंट, इसका बेसिक अब बिल्कुल ही अलग है, अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। अब देखो वर्क एनर्जी पावर आ गया, ये एक अलग इसकी ब्रांच है ना। सब अलग ही अलग ब्रांच से आ रहे हैं। 11 के, खासकर 11 के फिजिक्स में ये सिलेबस दिया हुआ है आपको। उसके बाद देखो मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल, अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन आ गया। फिर देखो ग्रेविटेशन, अलग ही एक इसका बैकग्राउंड चला गया, ग्रेविटेशन का अलग एक ब्रांच हो गई। ठीक है, बाद में देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये अलग बैकग्राउंड से आ गया चैप्टर। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का टच आ जाएगा, अबाउट गैस एंड ऑल, यहाँ पर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हीट से रिलेटेड हो गया चैप्टर। फिर थर्मोडायनेमिक आ गया, थर्मोडायनेमिक थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से टच हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, उसके बाद गैसेस से और थर्मोडायनेमिक वही उसी के अंदर आ जाएगा। फिर काइनेटिक थ्योरी, फिर SHM, फिर वेव्स, है ना। ये जितने भी आप देख लो चैप्टर, सबके अपने अलग ही अलग बैकग्राउंड से। आप यहाँ ग्रेविटेशन खत्म करोगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड एक अलग ही एक कॉन्टेक्स्ट से चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व फ्लूइड और मैटर का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज खत्म करो, थर्मोडायनेमिक आ जाएगा, ये एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया। तो फिजिक्स जो 11 की है ना, इसलिए भी काफ़ी टफ पड़ती है कि इसके जो चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर बिल्कुल अलग अलग ब्रांच से आ रहे हैं। उनके फॉर्मूलेज, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ़ौरन स्विच करना, आपके माइंड को स्विच करना पड़ेगा। हाँ, टूल्स लगेंगे, ये हर जगह टूल्स लगेंगे। ये टूल्स है, टूल जैसे कोई आपको गाड़ी बनानी है ना, बाइक है, अलग अलग मॉडल की बाइक है, लेकिन टूल्स का बॉक्स तो कुछ एक कॉमन होता है ना। तो ये टूल्स है, ये यूज़ होंगे इसमें, इनके अंदर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इनके अंदर कॉन्सेप्ट सॉल्व करने में ये टूल्स यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 3 मैंने बताया था। फिर चौथा पार्ट आ जाएगा डेरिवेशन। कोई फॉर्मूला बना तो बना कैसे, डेरिवेशन। ये भी आप करोगे 11th में आके। ठीक है ना, 10th तक में हम लोग डेरिवेशन कहाँ कर रहे थे, 10th तक में कोई फॉर्मूला याद ही कर रहे थे कि कोई फॉर्मूला है, हमने फौरन याद कर लिया उसे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आया कैसे, फॉर्मूला आया कहाँ से, ये डेरिवेशंस करेंगे। ये आपको हर चैप्टर में है डेरिवेशंस, हर चैप्टर, मतलब फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला कैसे बना, कोई फॉर्मूला कैसे मेकअप हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, कहाँ से लाया गया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ें हम लोग डेरिवेशंस में करेंगे। और ये भी हर चैप्टर्स में है, हर चैप्टर्स में है। ठीक है ना, तो ये मैं 4th पॉइंट लिखना भूल गया था, याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये 4 जो चीज़ें हैं ये तो टूल्स हो गए। ये डेरिवेशन तो एक पूरे फार्मूला इसका ही है कि फार्मूला कैसे आपको डिराइव करना है, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया आपको कि क्या क्या आपके इंडेक्स में या चैप्टर्स हैं। अब मैं इसके देखो यहाँ पे कंटेंट दिए हुए हैं। ठीक है ना, जैसे फिजिकल, देखो यूनिट 1 में फिजिकल वर्ड, ये जैसे मैंने कहा था फिजिकल वर्ड तो एक बेसिक है। तो आप लोग अभी से ही बिल्कुल, मतलब जो 9th-10th में जो पढ़ाई आप एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले से स्टार्ट करते थे, 11th-12th में वही पढ़ाई पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। सोचो फिर एग्ज़ाम के टाइम कितनी आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो शुरुआत से आप प्रिपेयर रहो तो अच्छा होता है। ठीक है, सो डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। फिर किसी भी फार्मूले का कोई फार्मूला, एग्जांपल के तौर पे स्पीड, ये एक फार्मूला है। फोर्स, ये फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उसकी यूनिट कैसे आएंगी, उसके डायमेंशन कैसे मिलेंगे हमें, तो यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस से मालूम पड़ेगा। और कोई भी फार्मूला कैसे मेकअप होता है ये भी आपको डायमेंशन एनालिसिस में सीखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है।
बाद में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसमें टूल्स यूज़ होंगे, डिफरेंशिएशन का टूल यूज़ होगा, वेक्टर का टूल यूज़ होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब जैसे आप मोशन इन प्लेन में आओगे, मोशन इन प्लेन में आओगे तो आपका वेक्टर्स भी, ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन वेक्टर तो यूज़ नहीं होगा, मोशन इन ए प्लेन में वेक्टर्स भी यूज़ होने लगेगा। तो पूरा देखो मोशन प्लेन में पहले तो वेक्टर ही आपको समझाया गया है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, जनरल वेक्टर देयर नोटेशन, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे पहले वेक्टर्स की हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं पर उसका टूल्स इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो लॉज ऑफ मोशन में आएंगे हम लोग। अगर यूनिट 3 में इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी इस यूनिट में 3 चैप्टर में डिवाइड है लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फिर फ्रिक्शन है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। डेरिवेशन तो तुम्हारी शुरू से ही स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, इनके जो फार्मूलेज हैं वो फार्मूलेज कहाँ से आए, एग्जांपल के तौर पे कॉलिजन के जो फार्मूलेज हैं, ठीक है, दो बॉडी के कॉलिजन्स हैं तो उसके डेरिवेशंस आएंगी, ठीक है। बाद में फ्रिक्शन भी देखो, अभी तक फ्रिक्शन आ जाएगा तो आप फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, आपको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन का भी कैलकुलेशन अब आ जाएगा आपको कि फ्रिक्शन को माइनस करो। भाई तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम्हें 10 किलो की कोई टेबल सरकानी है तो तुम सोचो यार 10 किलो की टेबल है मैं तो सरका दूंगा, लेकिन साथ में फ्रिक्शन का भी अब ध्यान रखना पड़ेगा कि टेबल को ज़मीन पकड़े हुए हैं, ठीक है, या टेबल में रबड़ के नॉब लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, फ्रिक्शन दे रहे हैं टेबल को, तो उस हिसाब से आपको फोर्स लगाना है। तो एक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। इसके बाद देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो यार हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हारा फ़ैन चल रहा है, मशीन चल रही है, घर में जो मिक्सर चल रहा है, हर जगह, गाड़ियों में, ऑटो पार्ट्स में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है। पूरे यूनिवर्स में अर्थ या दूसरे जो स्टार्स हैं वो घूम रहे हैं अपने एक्सिस में, तो ये तो समझ नहीं पड़ेगा हमें, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कि सर्कुलर मोशन हम हर जगह देख रहे हैं। इसके बाद देखो वर्क एनर्जी एंड पावर आएगा, ये भी बड़ा चैप्टर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी ठीक है चैप्टर, ठीक है, लेकिन वर्क एनर्जी पावर काफ़ी बड़ा चैप्टर आएगा। इसमें काफ़ी आपको स्टडी करनी है, इसमें काफ़ी सारे डेरिवेशंस भी हैं, ठीक है। एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। फिर देखो मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, कोई बॉडी सर्कुलर में है, कोई बॉडी रेक्टेंगुलर है, कोई बॉडी ट्रायंगुलर है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मतलब उस पूरी बॉडी का, देखो होता है क्या मालूम है, जैसे एक बॉडी है, समझिए मोबाइल है मेरा, ठीक है, इस मोबाइल में इस पूरे मोबाइल का मास का एक सेंटर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसको वेट मशीन में वेट करोगे ना तो ज़रूरी नहीं आप उसके पूरा रखो, पूरा मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास में भी इस मोबाइल को रख दोगे, जैसे यहाँ पे वेट मशीन का काटा है समझो, ऐसे रख दिया, तो भी इस मोबाइल का वजन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बॉडी का, एग्जांपल की तरह अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो कहीं ना कहीं आके मैं बैलेंस कर लूँगा, है ना, यानी ग्रेविटी को एक सेंटर मिल गया तो वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ोगे तो समझोगे, अभी तो जस्ट मैं बता रहा हूँ चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद देखो रोटेशनल मोशन, तो आप बोलो सर सर्कुलर आया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आया था, अब देखो यहाँ पे रोटेशनल मोशन आ गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, उसका बिहेवियर अलग होने वाला है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी तो सर रोटेशनल है, लेकिन इसको आप अलग बिहेवियर से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद देखो अलग ही कहानी आ गई। मैंने क्या कहा था, हर चैप्टर का जो बैकग्राउंड है ना अलग अलग है, अलग अलग फील्ड से टच होकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आप प्लेनेट एंड सैटेलाइट में चले गए, कोई रॉकेट को बाहर भेजना है हमें किसी प्लेनेट से, अर्थ से, तो कितनी स्पीड से बाहर फेंकें, कितनी वेलोसिटी से बाहर फेंकें, कितने एनर्जी दें उसमें हम, तो ये सारी चीज़ें और भी ग्रेविटी के और भी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो 9th या 10th में पढ़ा है ग्रेविटी आपने, लेकिन यहाँ पे अलग ही लेवल होने वाला है। अब यहाँ मज़ा आएगी आपको जब चीज़ें डिटेल्स में पढ़ते हो ना। अभी तक के तो 50% तो रटने वाली चीज़ें कर रहे थे, हमने रटा और 50% थोड़ा बहुत समझा 9-10 तक में और कर लिया, लेकिन अब से हर चीज़ समझनी है। एक भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो कि आपने सब याद किया और जाके एग्ज़ाम में लिख दिया। याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, याद करने जैसा अब 11-12 से याद करने जैसा PCMB में कुछ नहीं है। हर चीज़ समझनी है आपको, समझ के ही करना, याद तो कर ही नहीं पाओगे आप।
याद करना है, सिर्फ फॉर्मूले ही याद करना है इसमें, और फॉर्मूले को भी हम लोग डेरिवेशन करने पड़ेंगे। सो ग्रेविटेशन के बाद जो आपके टॉपिक स्टार्ट होंगे, फिर से जैसे कि मैंने कहा कि हर एक यूनिट का एक अपना अलग बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर देखो, जब यूनिट 7 में आओगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप इलास्टिसिटी सीखोगे, इलास्टिक है ना, किसी भी मटेरियल में इलास्टिसिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी निकालनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना तुम खींच सकते हो, ये सारे डिफॉर्मिंग फोर्स तुम्हें निकालना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इलास्टिसिटी में सीखेंगे। उसके बाद फ्लूइड प्रेशर, इसमें बर्नौलिस, फिर उसके आगे बर्नौलिस थ्योरम भी आता है जब आप फ्लो ऑफ लिक्विड में आओगे, ठीक है। ये तो ऊपर तो स्टेशनरी में था, यहाँ पे फ्लो ऑफ लिक्विड में, ठीक है, स्टोक्स फार्मूला है, बर्नौली थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद देखो सरफेस टेंशन है कि कोई फ्लूइड है या कोई लिक्विड है, उसमें कितना सरफेस टेंशन है। एग्जांपल के तौर पे आप देखते हो कि सोप बबल देखो कैसे उसका बबल बना हुआ है, एक खिंचाव ऐसा होता है उसके लेयर्स में, तो वही होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी जगह एप्लीकेशन यूज़ होती है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग कपड़े धोते हैं, वॉश करते हैं, तो अक्सर हम लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं या फिर सोप और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक, फिर अलग ही यूनिट चली गई है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक एक अलग बैकग्राउंड से चैप्टर है, जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हीट ट्रांसफ़र, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, क्या रेट ऑफ ट्रांसफ़र है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक, जो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का टच होगा, तो ये चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक। फिर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी है तो फिजिक्स, लेकिन केमिस्ट्री इसका टच कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत टच केमिस्ट्री से रहने वाला है। देन हीट इंजन, हमारे इंजन कैसे काम कर रहे हैं, जनरेटर है, गाड़ी के इंजन है जो पेट्रोल या डीजल से मतलब हीट से काम करते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें क्या लॉज हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस से रिलेटेड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें आइडियल गैस और थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, गैस लॉस पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये चैप्टर हैवी होने वाला है, ठीक है। इसके बाद 22 तक के हो गया, 22 चैप्टर। इसके बाद देखो ऑस्किलेशन एंड वेव्स पढ़ेंगे, एसएचएम वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन हो रहा है, उसका पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कैसे टाइम पीरियड निकालना है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो कोई स्प्रिंग हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऑस्किलेशन, वर्टिकल ऑस्किलेशन, ये भी नीचे, ठीक है। एसएचएम और वेव्स, ये दोनों भी चैप्टर हैवी पढ़ने वाले हैं, आखिरी में पढ़ाए जाते हैं। फाइनल यानी कि 3rd यूनिट के बाद जो 4th यूनिट होगी तब ये आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा। वेव्स, फिर वेव्स मोशन, देखो एसएचएम, वेव्स मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे ये इसके कॉन्सेप्ट है ना, आगे 12th में भी लगेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत लास्ट में 2 टॉपिक इसके और हैं, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्क्रिंग एंड डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पर आके आपका यानी 30 चैप्टर हैं, सब डिवाइडेड कितने चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर हैं, ये आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है आज फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन की कि थोड़ी सी फीलिंग आ जाए और थोड़ा आप लोग सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। अक्सर बच्चे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं 1-2 महीने ऐसे ही निकाल लेते हैं, 1-2 महीने यहाँ पे निकालने को मिलेगा नहीं तुम लोगों को, क्योंकि 2-3 महीने 3 महीने तो 11th का माहौल समझने में लगा दोगे, फिर उसके बाद तुम पहले से ही थोड़ा सा ढीले रहोगे, तो आगे पूरे साल आपको प्रेशर रहेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इतना प्रेशर रहे। पढ़ाई करो, मतलब हार्ड वर्किंग करना है, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्किंग करना अपनी जगह है। तो देखो किसी भी चीज़ को अगर सही तरीके से करोगे, मतलब आप कर रहे हो लेकिन उसका करने का तरीका भी, आप बोले सर मैंने हार्ड वर्किंग तो की बहुत, लेकिन हार्ड वर्किंग करने का तरीका भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे चलो हम खाने से रिलेटेड ले लें, आपके डाइट से रिलेटेड, कि सर मैंने तो बहुत अच्छा खाया, घर में बहुत अच्छी चीज़ें थी, मैंने स्वीट्स भी खाई, मैंने ये भी खाया, मैंने वो भी खाया तो सब हेल्दी था, लेकिन फिर
फिर भी खाने का आपने तरीका नहीं रखा, कब कैसे क्या चीज़ें कंज्यूम करनी है वो तरीका आपका सही नहीं था और आपका पेट खराब हो गया। तो ठीक इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि हार्ड वर्किंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तरीका भी सही होना चाहिए, कब किसको कैसे पढ़ना है। ये आपके जो भी आपके पर्सनल टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस आपको लेना है कि कब कौन से टॉपिक कवर करने और कैसे करने हैं, ठीक है ना। अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हो तो लास्ट में 3-4 महीने बाद आप मालूम है ब्लैंक हो जाओगे कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ ख़त्म करें, कब क्या चीज़ें कैसे करें। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आज ही से आपको पढ़ाई करनी है और अपने पर्सनल टीचर से गाइडेंस लेना है कि सर कौन सा चैप्टर कब कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। उस 11th की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले कितना हम फाउंडेशन मजबूत कर लें कि 11th के चैप्टर जब हमारे स्टार्ट हों तो हम रिलेट कर पाएँ। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा ये सजेशन है कि फाउंडेशन बहुत मजबूत कर लेना, मैथ का फाउंडेशन, खासकर मैथ का फाउंडेशन बहुत मजबूत कर लेना आप लोग, क्योंकि काफ़ी सारी मैथ है ना आपको फिज़िक्स में भी लगने वाली है, ठीक है।